हेलो दोस्तों, एडिटोरियल डेस्क में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो मुख्य रूप से इससे संबंधित है कि बीपीएससी में जो थिंकर से संबंधित जो सवाल आते हैं, मेंस की परीक्षा में जो प्रमुख विचारकों से संबंधित जो सवाल आते हैं, उन विचारकों के सवालों को पूरा कैसे आप अच्छे तरीके से लिखें और कैसे अच्छे अंक प्राप्त करें, कम से कम चीजों को पढ़ के और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आप कैसे लें, इस पे मैंने ये वीडियो तैयार किया है। निबंध पे हमने काफी चर्चाएं की थी और आगे उस निबंध को कैसे लिखना है और कुछ महत्वपूर्ण निबंधों पे चर्चा मैं आगे करूंगा। आज मैंने एक छोटा सा यहाँ पे आपके लिए एक आउटलाइन तैयार किया है। मैंने कुछ विचारकों को लेकर, जिनमें गांधी, टैगोर, नेहरू, सहजानंद सरस्वती, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा और अंबेडकर, इन सारे थिंकर्स पे कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या इन थिंकरों के बारे में क्या पढ़ना जरूरी है और इनके किन महत्वपूर्ण विचारों को पढ़कर आप परीक्षा के लिए संतुष्ट हो सकते हैं। ये वीडियो मैंने इसको ध्यान में रख के तैयार किया है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं गांधी जी के बारे में बात करना चाहूंगा कि गांधी को पढ़ते समय आप उनके किन विचारों के को ध्यान में रखेंगे तो उनसे संबंधित सारे प्रश्न आप लिख सकेंगे। पहला, गांधी के बारे में आप जानते होंगे कि उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया होगा। रचनात्मक कार्यक्रम से तात्पर्य यह था कि उन्होंने समाज के उद्धार के लिए, समाज में गरीबों की भलाई के लिए, छुआछूत को मिटाने के लिए, चरखा काट के कैसे स्वावलंबी बनाया जाना चाहिए इसके लिए, स्वच्छता के लिए और कैसे निचले तबके के लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, इससे संबंधित जो उन्होंने काम किए थे वो सारे रचनात्मक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आते हैं और ये इनका बहुत ही एक महत्वपूर्ण विचार था और एक महत्वपूर्ण ये कार्य करते थे रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए गांधी के विचारों को पढ़ते समय। दूसरा, गांधी ने शिक्षा पे बहुत ही क्रांतिकारी विचार दिए थे, जो आज जब आप नई एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे तो उसमें गांधीवादी शिक्षा की आपको झलक पूरी की पूरी दिखाई देगी, जहां वो कहते हैं कि बुनियादी शिक्षा यानी हर हाथ को काम कैसे दिया जाए और शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ऐसी जो कि लोगों को रोजगार से जोड़ सके। तो ये गांधी की बुनियादी शिक्षा के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। दूसरा, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के क्या सिद्धांत दिए और उनका क्या मुख्य मोटो क्या था उनके सत्य और अहिंसा का, इस विचारों को पढ़ना आपके लिए बहुत काफी लाभदायक होगा। जबकि उनके सत्याग्रह संबंधी विचार के प्रश्न आ चुके हैं तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने धर्म संबंधी क्या विचार दिए थे और सबसे एक और महत्वपूर्ण है गांधी का राम राज्य। अक्सर आप सुनते होंगे कि गांधी ने राम राज्य की अवधारणा दी थी, तो गांधी का राम राज्य क्या था, इस पे आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए और वर्ण व्यवस्था संबंधी उनके विचार क्या थे। तो दोस्तों, गांधी पे ये मोटा मोटी अगर आप ये चीजें पढ़ लेंगे तो ये थिंकर्स जो एक गांधी जो विचारक के रूप में आपके सामने दिखते हैं उससे संबंधित प्रश्न आप करने में सक्षम हो जाएंगे। उनका स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान है वो उनके विचारक वाले पार्ट में हम नहीं देखेंगे, वो हम देखेंगे जब मॉडर्न इंडिया के बाकी प्रश्नों को हल करेंगे तब। दोस्तों, उसी तरह एक महत्वपूर्ण थिंकर है टैगोर, जो बीपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं। इन्होंने भी शिक्षा में बहुत ही क्रांतिकारी विचार दिए थे और शिक्षा को उन्होंने बंधनों से मुक्त कर प्रकृति के सानिध्य की शिक्षा की बात की थी। इस पे विचार हम बाद में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आज मेरा उद्देश्य बस ये बताना है कि किन टॉपिकों को पढ़ के आप इन थिंकरों के बारे में आश्वस्त हो सकते हैं कि कोई भी प्रश्न आएगा तो मैं इसको करने में सक्षम हो जाऊंगा। तो उनके शिक्षा संबंधी विचार, साहित्य और संगीत में उनका योगदान काफी बड़ा रहा है। टैगोर के बारे में आपको पता है कि इन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो शांति और साहित्य और संगीत के आपको इसके विचारों को या उनके योगदानों को देखना पड़ेगा। राष्ट्रवाद संबंधी उनके विचार क्या थे, उन्होंने राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रीयवाद के बीच एक बहुत ही थीन लाइन खींचा था और राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रीयवाद को कैसे उन्होंने अलग किया है और राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रीयवाद संबंधी उनके विचार क्या हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उनका ओवरऑल दर्शन क्या था और उनके सामाजिक विचार क्या थे। ये इतने टॉपिक आपको टैगोर में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेहरू को पढ़ते समय, नेहरू आपको पता है कि स्वतंत्रता के बाद नेहरू के विचारों ने देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है।
तो नेहरू के आर्थिक विचार, उन्होंने किन आर्थिक विचारों को उन्होंने रखा था? समाजवादी, उनके समाजवाद संबंधी विचार क्या थे नेहरू के, और उन्होंने औद्योगिकरण पे कौन से विचार रखे थे? तो ये तीन तो उनके आर्थिक विचारों के रूप में आ जाते हैं कि तीन विचार उनके महत्वपूर्ण हैं, जो कि आर्थिक, समाजवादी और औद्योगिकीकरण से संबंधित। बाकी उनके राजनीतिक विचारों में हम लोकतांत्रिक और स्थानीय स्वशासन संबंधी उनके विचारों को अध्ययन करेंगे, जबकि धर्म संबंधी उनके विचार भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो नेहरू में आप आर्थिक, समाजवादी, औद्योगिक, लोकतांत्रिक, धर्म संबंधी, और एक और इनमें महत्वपूर्ण है उनकी विदेश नीति संबंधी विचार क्या थे, और उनकी विदेश नीति की स्थापना, भारत की विदेश नीति की स्थापना में उन्होंने किन विचारों को महत्व दिया था, इसको पढ़ना आपके लिए जरूरी है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि गांधी और नेहरू को जब तक आप तुलनात्मक रूप से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप भारत में इन दोनों विचारों को, योगदान को समझ नहीं पाएंगे। तो एक प्रश्न यहाँ भी बीपीएससी बना सकती है कि गांधी और नेहरू के विचारों में समानता और असमानता के बिंदु क्या थे, या इनके तुलनात्मक विचारों, इनके विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करें। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए, इस पे भी मैं आगे की क्लास में आपसे चर्चा करूंगा। एक लोहिया, राम मनोहर लोहिया के बारे में आप सबने सुना होगा। हर कोई राजनेता आपके सामने आकर आजकल कहता है कि मैं लोहियावादी हूँ। तो आखिर ये लोहियावाद है क्या, और लोहियावाद इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, और राम मनोहर लोहिया ने ऐसे कौन से विचार दिए थे जो आज के समाज में प्रासंगिक है? तो अभी तक बीपीएससी के ने लोहिया को छूता रखा है। लोहिया पे प्रश्न अभी शायद नहीं आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोहिया जल्दी प्रश्न का हिस्सा बन सकते हैं। तो लोहिया ने समाजवादी विचार दिए थे अपने, जो कि बहुत ही क्रांतिकारी विचार थे, और उन्होंने समाजवाद की व्याख्या एशियाई संदर्भ में की थी। इन्होंने न वेस्टर्न और न रशिया के समाजवाद की तरह भारत के समाजवाद को या एशियाई देशों के समाजवाद को बताया था। इन्होंने कहा कि अन्य देशों की तुलना में एशियाई देशों का विकास अलग तरीके से हुआ है, इसलिए समाजवाद की संबंधी जो विचारधारा होगी और यहाँ जो समाजवादी प्रणाली लागू होगी वो यहाँ के स्वरूप के हिसाब से लागू होगी। तो लोहिया के समाजवाद और उनके एशियाई स्वरूप की व्याख्या आपको पढ़नी चाहिए। दूसरा, उन्होंने तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए थे। एक चौखंबा राज्य की संकल्पना, एक उनकी सप्त क्रांति की संकल्पना थी, और एक उन्होंने विश्व संसद की बात की थी। तो ये तीनों विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये कभी भी आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछ देगा कि लोहिया की सप्त क्रांति या लोहिया का चौखंबा राज्य की संकल्पना क्या थी, या लोहिया के विश्व संसद पे क्या विचार थे। तो इन सब चीजों को आपको मैं आगे की कक्षा में विस्तार से बताऊंगा। लोहिया ने जाति और वर्ग संघर्ष के रूप में क्या योगदान, क्या उनके विचार क्या थे, और गांधीवाद का लोहिया पर कितना प्रभाव था, और गांधीवाद से वो कितना प्रभावित थे। इन सब पे आगे की कक्षा में मैं चर्चा करूंगा, और आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आप कुछ इनके जो जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ आपको बताए हैं उन सब पॉइंट्स पे आप कुछ न कुछ पढ़ने की कोशिश करें और इसके बारे में जानने की कोशिश करें। आपको मेंस की एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगी। बिहार के दो थिंकर्स और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। एक है जयप्रकाश नारायण, दूसरा सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में आपको पता है उन्होंने बिहार के योगदान में, बिहार के निर्माण में कितना योगदान दिया, और संविधान सभा में उनका क्या रोल था। तो मोटा मोटी यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा के बिहार के निर्माण में उनका क्या योगदान था, इसको आप तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जयप्रकाश की सप्त क्रांति आपसे पूछी जा सकती है, और जयप्रकाश के सामाजिक विचार क्या थे, जयप्रकाश ने किस तरीके से व्यवस्था परिवर्तन की बात की थी, तो उस व्यवस्था परिवर्तन में का मूल आधार क्या था और मूल विचार क्या थे, ये आपसे प्रश्न का हिस्सा बन सकता है। अंबेडकर से भी शायद सवाल अभी बीपीएससी ने नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उसने गांधी को पूछा है, अगर उसने टैगोर पे प्रश्न पूछ चुका है, वो अगर वो नेहरू पे प्रश्न पूछ चुका है, तो अंबेडकर कभी भी पूछा जा सकता है। और अंबेडकर ने समाज के लिए संविधान के निर्माण में क्या योगदान दिया, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अंबेडकर के कुछ विचारों को आपको पढ़ना पड़ेगा, और गांधीवादी विचारधारा और अंबेडकर विचारधारा दोनों में कहाँ डिफरेंसेस हैं, इनको मैं अगले कक्षाओं में मैं बताऊंगा। तो ये टैगोर भी आपके लिए, टैगोर के साथ साथ गांधी के साथ साथ अंबेडकर भी बिहार की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि शॉर्ट नोट्स का महत्व बढ़ चुका है। तो शॉर्ट नोट्स में, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको ये सारे प्रश्न कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, सहजानंद सरस्वती के बिना बिहार की पढ़ाई अधूरी है। सहजानंद सरस्वती ने जमींदारी व्यवस्था पे और जमींदारों पे क्या विचार दिए थे, किसानों को उन्होंने किस तरीके से ऊपर उठाने की बात की थी और किसानों को कौन से अधिकार मिलने चाहिए, इस पे उन्होंने बहुत ही काम किया था। बकास आंदोलन जैसी आंदोलन की आधारशिला उन्होंने रखी। बिहार में किसान सभा और आगे चलकर उसी किसान सभा का विस्तार पूरे देश में हुआ। तो उन्होंने किसानों के उत्थान के लिए कौन से काम किए, क्या उनके मुख्य विचार रहे थे, तो सहजानंद सरस्वती को भी आपको पढ़ना आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, आज का लेक्चर बेसिकली इसी बात पे था कि आप बिहार के किन विचारकों को पढ़कर कम से कम 2 से 3 प्रश्नों को आप सुरक्षित कर सकते हैं बिहार की मेंस के एग्जाम में। दोस्तों, पूरे मॉडर्न इंडिया देखिए, बिहार आयोग ने अपने सिलेबस में जो क्वेश्चन का उसने जो पैटर्न दिया उसमें उसने साफ साफ लिखा है मॉडर्न इंडिया, और नीचे एक लाइन में लिखा है बिहार के संदर्भ में। तो दोस्तों, जब भी आप पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया तो बिहार के सारे मुद्दे को तो पढ़ना ही है कि 1857 की क्रांति में बिहार का क्या योगदान है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का क्या योगदान है, सविनय अवज्ञा में बिहार का क्या योगदान है, तकनीकी शिक्षा के विकास में बिहार में कैसे हुआ, इन सब चीजों को तो आप पढ़ेंगे। लेकिन आपको इसके साथ साथ ये सारे जो थिंकर्स हैं ये बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है क्या ये 2 थिंकर पूछ दे, हो सकता है 3 थिंकर पूछ दे। क्यों? क्योंकि उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो प्रश्न को कैसे भी पूछ सकता है। तो थिंकर्स की तैयारी आप करके 2 क्वेश्चंस आप मॉडर्न इंडिया में आप मतलब पार्ट 1 में, पेपर 1 के पार्ट 1 वाले भाग में आप इसको सेव कर सकते हैं। और मेरा उद्देश्य आपके साथ ये होगा कि इन सभी थिंकर्स के बारे में बहुत ही कंसाइज तरीके से और बिना रटे हुए सिर्फ कुछ विचारों को जानकर, कुछ सिद्धांतों को समझकर आप इन सारे थिंकर्स के आंसर राइटिंग करने में सक्षम होंगे। दोस्तों, मेंस की राइटिंग एक आर्ट है। मेंस की राइटिंग ना बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, उसमें बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूं नॉलेज की जरूरत है, लेकिन बहुत ज्यादा ना नॉलेज की जरूरत है और ना बहुत ज्यादा मटेरियल्स पढ़ने की जरूरत है। मेंस की राइटिंग दोस्तों एक कला है। मेंस की राइटिंग एक कला है और इस आर्ट को जिसने समझ लिया मेंस उसका निकल गया। बस आपको इस आर्ट को समझना है कि आखिर मेंस की राइटिंग करनी कैसी है। आप सोचिए कि आप कितने चीजों को रटेंगे, आप आईआर रटेंगे, आप करंट अफेयर्स में आप एनर्जी सेक्टर रटेंगे, कि आप एग्रीकल्चर का सेक्टर रटेंगे, कि आप इंडस्ट्री को रटेंगे, कि आप बिहार में बाढ़ की समस्या रटेंगे, आप कितनी चीजों को रटेंगे, आप रट नहीं सकते हैं सारी चीजों को। वर्तमान संदर्भ में जिस तरीके से बिहार में कोई प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति, आपने उम्मीद किया, किसी ने उम्मीद किया होगा कि ऐप बेस्ड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिहार ने एक ऐप बेस्ड प्रश्न पूछा था मेंस में, तो आपके दायरे से बाहर है, सोच के दायरे से बाहर हो सकता है बीपीएससी का मेंस। तो आपको ऐसी कला विकसित करनी पड़ेगी, ऐसा आर्ट डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि आप चीजों को समझते हुए सिर्फ नजर बनाए अगर आप रखते हैं और रोज अगर सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो मेंस का आंसर राइटिंग आपके लिए काफी ही आसान और असरदायक होगा। तो दोस्तों, आंसर राइटिंग के नाम पे कई लोग सिर्फ आपका टेस्ट ले लेंगे, मार्किंग कर देंगे, उस पे 2-4 कमेंट्स लिख देंगे कि भाई इसमें ये सुधार करो, इसमें ये सुधार करो, इसमें ये सुधार करो, ये एवरेज है, ये ठीक है, आपको मार्क्स भी दे देंगे। लेकिन दोस्तों, ये वास्तविक मूल्यांकन नहीं है। आप जब तक चीजों को समझकर नहीं लिखेंगे, रटकर लिखेंगे, आपके मेंस में फंसने की संभावना हमेशा रहेगी। तो रटने के साथ साथ आप कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखें, कुछ अवधारणाओं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करें और उसको मिलाकर जब आप लिखेंगे तो ना आपको ज्यादा रटने की जरूरत पड़ेगी और ना ज्यादा भटकने की जरूरत पड़ेगी। चीजों को सीमित करके पढ़ें, ज्यादा चीजों को ना पढ़ें, कम पढ़ें लेकिन बार बार पढ़ें, यही सफलता की मेन कुंजी है। और भ्रामक आंसर चेक करने वालों से बचें, जो आपको खुश करने के लिए आंसर चेक करके आपको रिव्यू करते हो, उनसे जरूर बचें, सफलता तभी मिलेगी। आगे के वीडियो में मैं इन सारे थिंकर्स पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और उनके मुख्य विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। निबंध के कुछ टॉपिक्स में गेस करूंगा और 69वीं पीटी के लिए मैं हर हफ्ते
संडे को बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स पूरे हफ्ते का आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और एक हफ्ते में जितने भी बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स होंगे उसकी एक सूची मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल एडिटोरियल टेस्ट को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। धन्यवाद।